अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू गाइज नो दैट वी आर डिस्कसिंग 3 ऑर्डर्स, थीम 7। तो थीम 7 में हमने जो इससे पहले वाला लेक्चर जो था जिसमें हमने ट्रेस आउट करने की कोशिश की, जो हमने चेंजेस देखी थी, 14th सेंचुरी के क्राइसिस जो हमने देखे थे वो हमने ट्रेस आउट किए थे। नाउ आज हम इसके बाद 14th सेंचुरी के बाद आने वाला फेज जो है 16th सेंचुरी में कुछ ऐसी चेंजेस आई है जो ज़्यादातर पॉलिटिकल स्फीयर में आई है और उसकी वजह से कौन सी चेंजेस यूरोप में आई और उसकी वजह से हम देखते हैं लेटर पीरियड्स में यूरोप में जो मोनार्किकल काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश हुई। नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है या एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है या एक जो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इमर्ज हो जाता है जिसको हम नेशन स्टेट्स कहते हैं। तो यही हम देखते हैं 16th सेंचुरी में इस यूरोप के रीजन में हम देखते हैं इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। नाउ ये जो नेशन स्टेट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे पहले ये जो कॉन्सेप्ट था ये उतना डेवलप्ड नहीं था। आप अपनी कंट्री जो है उसको आप उस तरह से आप ज़्यादातर लिंक्ड थे अपने कल्चर से, लिंक्ड थे अपनी लैंग्वेज से, ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट नहीं था अपनी एक टेरिटोरियल बाउंड्री रखने का, अपना एक अलग रीजन रखने का, वो कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द 16th सेंचुरी वी सी द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन स्टेट्स स्टार्टेड इन द मेडिवल यूरोप। अब यहाँ हम देखेंगे नेशन स्टेट होती क्या है, कौन सी पॉलिटिकल चेंजेस आई है जो 14th सेंचुरी के क्राइसिस के बाद हम देखते हैं और किस तरह से जो चेंजेस हैं अगर हम स्पेसिफिकली यूरोप में इंग्लैंड एंड फ्रांस की बात करें वहां पर कौन सी चेंजेस आई है। तो ज्यादातर फोकस हम आज पॉलिटिकल चेंज और जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स है वो क्या होता है और उस पर देखेंगे क्या है बेसिकली नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट। नाउ अगर हम नेशन स्टेट्स की बात करें 16th सेंचुरी में द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स बिगिन टू गेन ग्राउंड। 16th सेंचुरी में हम देखते हैं जो ये नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है ये अब डेवलप होने लग रहा है। नाउ बेसिकली व्हाट नेशन स्टेट इज। अब नेशन स्टेट को हम अगर डिफाइन करें, इट रेफर्स टू ए कंट्री विद वेल डिफाइंड बाउंड्रीज resided by people with a similar culture, shared history and ethnic character। ठीक है, ये हम देखते हैं हम कह सकते हैं वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ द नेशन स्टेट्स। अब नेशन स्टेट में आप अगर इस तरह से याद रखोगे 4 हम कह सकते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स एक नेशन स्टेट में होने चाहिए। सबसे पहला फीचर जो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहला फीचर जो है वो टेरिटरी होना चाहिए। आपको एक अलग से डिफाइंड बाउंड्री जिसको हम टेरिटरी कहेंगे, आपकी एक टेरिटरी होनी चाहिए। दूसरी, आपको टेरिटरी के साथ साथ ये जो रिजाइडेड बाय पीपल पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम देखते हैं टेरिटरी होनी चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन के बाद आपकी एक अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए और उस गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी होनी चाहिए। तो 4 चीजें हम देखते हैं एक नेशन स्टेट को डिफाइन करती है। अब नेशन स्टेट में कुछ चीजें जो है किस बेस पर बनती है वो हम देखते हैं। उनकी कोई कॉमन लैंग्वेज होती है, उनका कोई कॉमन कल्चर होता है, शेयर्ड हिस्ट्री होती है, सेम हिस्ट्री होती है, इसी तरह से कोई दूसरा जो रिलीजन भी कह सकते हैं, दूसरे जो रीजंस हैं वो एक नेशन स्टेट को डिफाइन करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो उस स्टेट में होती है वो सेम बिलीफ, सेम प्रैक्टिसेस, सेम आइडियोलॉजी के होते हैं, इस वजह से हम उसको नेशन स्टेट कहते हैं। तो नेशन स्टेट को डिफाइन करने में 4 चीजों को आपको याद रखना। नेशन स्टेट को कौन चीज बनाती है, पहले एक टेरिटरी होनी चाहिए, टेरिटरी में लोग होने चाहिए और उसकी एक अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट को सॉवरेनिटी होनी चाहिए, अपने हिसाब से जो है रूल करनी चाहिए। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट जो है ना, इसमें हम देखते हैं देयर इज अ काइंड ऑफ लव फॉर द कंट्री, डीप लव फॉर द कंट्री। इससे पहले कंट्री इन अ सेंस, कंट्री का कोई सेंस नहीं था इनमें। अगर इनमें कोई इंटरेस्ट था वो अपने इंटरेस्ट थे, अपने ट्राइब के इंटरेस्ट थे, अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट थे। इन अ सेंस एक कंट्री के रिलेटेड लव होना जिसको हम नेशनलिज्म, लेटर पीरियड में वो एक टर्म यूज हुई, नेशनलिस्टिक जो ये आइडियोलॉजी है वो डेवलप हो गई। वो हम लेटर पीरियड्स में अब इन 16th सेंचुरी में यूरोप में डेवलप हो रहा है। अपनी कंट्री से लव एंड द काइंड ऑफ कनेक्शन यू हैड, उसको हम फिर नेशन स्टेट्स में लाते हैं। तो ये जो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है अब 16th सेंचुरी में हम देखते हैं यूरोप में स्टार्ट होता है। नाउ यहाँ हम देखते हैं पॉलिटिकल स्फीयर में कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हो रही है।
अब फिर से हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने कल देखा था, जो क्राइसिस हो गई थी उसकी वजह से बहुत सारे हम देखते हैं सोशल अनरेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया था। अब सोशल अनरेस्ट जो है उसके पीछे हमने कल के जो डिफरेंट रीजंस थे वो हमने डिस्कस किए, एनवायरनमेंट का, लैंड यूज़ का, इसी तरह से डिजीज का है, ट्रेड का डिक्लाइन है, वो सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी द स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी इन यूरोप। अब यहाँ हम देखते हैं ये चीज़ें जो है अब सोसाइटी में जो अनरेस्ट है उसका कुछ ना कुछ समाधान हम कह सकते हैं, कोई कुछ ना कुछ जो है उसका जो हम कह सकते हैं चेंज लाने की ज़रूरत थी, उसको ठीक करने की ज़रूरत थी। तो उस वक्त बहुत सारी चेंजेस जो है वो हो रही थी उस स्फीयर में। सबसे पहली चेंज जो हम देख रहे थे वो है जो कंट्रोल था फ्यूडल लॉर्ड्स का वो अब डिक्रीज हो रहा है। उनका जो है वो जो पहले से ही हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म में उनका जो कंट्रोल था लोगों पर वो कम हो रहा है, डिस्पाइट कि वो अब कर रहे थे काम कि फिर से फ्यूडल ऑर्डर रीइमर्ज हो, लेकिन लोगों ने इतना रिपेल किया और जो वहां पर लोग जब तालीम याफ्ता ज्यादा हो गए थे तो इस वजह से उन्होंने ज्यादा रिपेल किया उस चीज को, नहीं माना फ्यूडल सिस्टम को फिर से और फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर रहना। तो यहाँ पर प्रोमिनेंस किन को लेनी है। अब यहाँ पर एक हम देखते हैं जो मोनार्क्स थे, मोनार्क्स जो इससे पहले थे जिसको हम किंगशिप जो है, वो जो किंग्स थे वो उतना कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो पावर है उतना एग्जीक्यूट नहीं करते थे, उतना नहीं उसको इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन अब जो है इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं वो एजर्ट कर रहे हैं उस पावर को अपने पास। अब हम नेशन स्टेट्स की भी बात कर रहे हैं, साथ साथ पॉलिटिकल चेंजेस की भी बात कर रहे हैं, और पॉलिटिकल चेंजेस में ही हम देखते हैं नेशन स्टेट्स के लिए एक राह खोल दी। अब वो रीजंस क्या है वो हम यहां देख रहे हैं। 14th सेंचुरी में, आफ्टर 14th सेंचुरी, पीपल वर विलिंग टू गिव फुल सपोर्ट टू देयर मोनार्क हु दे कंसिडर वाज डिफेंडर एंड प्रोटेक्टर ऑफ देयर इंटरेस्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट रूलर्स। अब यहां हम देखते हैं जो ये रूलर्स 14th सेंचुरी के क्राइसिस के बाद हम देखते हैं अब ये जो लोग थे सोशल अनरेस्ट में, जो वहां पर लोग जो परेशान थे, उन्होंने फिर एक ही उपाय या एक ही सोल्यूशन इसका जाना, ये कि हमें रूलर को सपोर्ट करना है। अब ये जो बीच में फ्यूडल लॉर्ड्स हैं इनसे बाहर निकलकर हमें रूलर जो है, हमारा जो किंग है, हमारा जो एब्सोल्यूट रूलर है, उसको हमें सपोर्ट करना है और वो हमें इन रिटर्न जो है हमारी सेफ्टी, हमारा जो है हमारी डिफेंस को सिक्योर करेगा। तो यहां पर जो है नेशन स्टेट्स में या पॉलिटिकल स्पेस में एक चीज ये हो रही है, लोग अब किंग को कंसिडर कर रहे हैं एज बीइंग द डिफेंडर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द सिटीजंस। तो एक लोगों की समझ में एक डिफरेंट हम देखते हैं चीज है कि लोगों को किंग की एक्सेप्टेंस यहां पर बहुत ज्यादा रास आ रही है। नाउ आफ्टर दैट वी सी by 16th century concept of nation states had fully established itself. By now it was believed that अब यहां पर 16th century में जो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था वो अब डेवलप हो रहा है, लोगों में नेशनल कॉन्शियसनेस आ रही है। अब 16th सेंचुरी में ये चीजें जो है अच्छे से एस्टैब्लिश कर रही है खुद को, एक अलग से हमारा नेशन होना चाहिए, अलग से हमारी पहचान होनी चाहिए, अलग से हम एक अपनी कंट्री और सॉवरेनिटी होनी चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अब डेवलप हो रहा है। जैसे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इंडिया की एग्जाम्पल दूं, व्हेन इंडिया वाज अंडर colonial occupation, we see that there was a nationalist movement in India who always tried to get rid of the British rule, the colonial rule, and they were fighting for the independence of India. But initially when British came to India, they were not having that kind of an nationalistic ideas, or we can say an independent idea with their own territory. ऐसा उनके दिमाग में नहीं था, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था। इवन इफ बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उस वक्त भी लोगों के दिमाग में ये नहीं था कि हम कोई हम एक अलग से एक टेरिटरी बनाएंगे, अलग से एक कंट्री बनाएंगे और उसमें हम अपने से रूल करेंगे। बल्कि वहां पर भी कुछ हिस्टोरियन ने कहा कि इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हालांकि वो इसको डिस्प्यूट करते हैं कि नहीं, कैसे, यहाँ पर तो लोग अपने फायदों के लिए लड़ रहे थे। यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज जो है वो उनका जो है सिर्फ बदला लेने का गर्ज था, यहाँ पर कुछ का था कि हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से छुटकारा हासिल करना चाहिए, कुछ का ये था कि हम प्री मुगल पीरियड को फिर से एस्टैब्लिश करेंगे। तो हर एक के
अपने अपने क्या थे, मोटिव्स थे। तो कोई कॉमन मोटिव या कॉमन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि हम यहाँ पर अपनी एक स्टेट बनाएंगे और नेशनलिज्म जो है हमारी कंट्री पर कोई बाहर से आया है, हमारी जो द लव फॉर द कंट्री वाज नॉट देयर इन इंडिया इन 1857। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर इंडिया में इसी तरह से ये लेटर पीरियड्स में डेवलप हुआ कि ये जो हमारी धरती है इस पर हमारा हक है रूल करने का, और हम यहाँ पर हमारी हिस्ट्री रही है, दूसरी चीजें हैं, तो ये लेटर पीरियड्स में हुआ। इसी तरह से यहाँ हम 16th सेंचुरी में ही देख रहे हैं वो जो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है वो अब इमर्ज हो रहा है। नाउ यहाँ हम देख रहे हैं कि किंग, ये जो अब कुछ चीजें हैं यहाँ पर, बाय नाउ इट वाज बिलीव्ड दैट किंग शुड नॉट बी चैलेंज्ड। पहला जो है किंग जो है उसको चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए बिकॉज ही इज द डिफेंडर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर ये लोग जो अब समझ रहे थे, दैट वाज किंग वाज द डेप्यूटी ऑफ गॉड ऑन अर्थ। किंग जो है इज बेसिकली डेप्यूटी ऑफ गॉड ऑन अर्थ, जिसको हम अगर हम इसको रिलेट करें फिर से दिल्ली सल्तनत जो इंडिया में थी, वहां पर एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने ये लक़ब दिया था खुद को, बालबन जो थे स्लेव डायनास्टी के, उन्होंने खुद को जिल्ल इलाही कहा था, आई एम द शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो इस तरह से खुद के पावर को लिजिटिमाइज करने के लिए, लोगों में अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए ये खुद को एसोसिएट करते थे गॉड के साथ। नाउ यहां भी जो लोग हैं अब खुद से इन किंग्स को कह रहे हैं, यू आर बेसिकली द डेप्यूटीज ऑफ गॉड एंड वी मस्ट ओबे एंड वी मस्ट ओबे। ये अब सबको कह रहे हैं कि वी मस्ट ओबे द किंग्स बिकॉज दे आर द ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड इन ए सेंस। नाउ ये दूसरी बात। तीसरी बात जो है, किंग अलोन कुड सेव द स्टेट। अब ये जो है किसी एक रूलर में आपको बिलीव होना चाहिए, किसी एक शख्स में आपको बिलीव होना चाहिए जो हमें इस केओस कंफ्यूजन जो भी हो रहा है या हमारी टेरिटरी को जो सेफ गार्ड कर सकता है, दैट इज ओनली किंग। तो ये जो है ना, किंग का ही यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो पावर है वो अब किंग का बढ़ रहा है। तो हम रीजन देख रहे हैं नेशन स्टेट में किस तरह से किंग अब जो है मोस्ट ऑफ द पावर खुद एक्वायर कर रहा है। Now with the passage of time what we see that now king started the process of organizing standing armies. Now king जो है process of standing armies जो है ये king खुद कर रहा है। अब king जो है उसको अगर अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करनी है, अगर किंग को अपना जो है फर्म बेस बनाना है, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किंग टू हैव इट्स ओन आर्मी, ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, ए स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी, ताकि जब अगर कोई इंटरनल रिवोल्ट हो या एक्सटर्नल रिवोल्ट हो तो दोनों सूरतों में वो उसको रिपेल कर सके, उनको रोक सके, हरा सके। इससे पहले क्या कॉन्सेप्ट था? इससे पहले फ्यूडल लिव्स थे, इससे पहले फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो अपने हिसाब से नाइट्स को देखते थे, अपने हिसाब से जो आर्मी बनाते थे तो वो उनके अंडर भी रहते थे, तो किंग का उतना कमांड नहीं था उन पर। यहां अब ये चीज अब चेंज हो रही है, किंग जो है डायरेक्टली जो है उन जो है आर्मड कंटीजेंट्स, परमानेंट आर्मी का यहां पर कॉन्सेप्ट ला रहे हैं और खुद अपने अंडर इस सब आर्मी के हम कह सकते हैं कमांडर इन चीफ बन जाते हैं। तो यहां पर जो रूल ऑफ या रोल ऑफ दीज फ्यूडल लॉर्ड्स वो नेग्लेक्ट किया जाता है, उसको यहां पर बाहर निकाला जाता है उनके रोल को। Now the process of organizing standing armies, permanent bureaucracy and national taxation. Permanent bureaucracy में हम देखेंगे जो किंग के पास इससे पहले जो थे नोबल्स होते थे, लेकिन इन्होंने अब परमानेंट ब्यूरोक्रेसी में जो भी किंग चाहता था उसके साथ नोबल्स हो, जैसे हम एडवाइजर्स कह सकते हैं, नोबिलिटी में एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो होता है जो किंग को असिस्ट करता है इन गवर्निंग द स्टेट, तो वो जो क्लास है यहाँ पर ये परमानेंट बनाया गया और किंग ने अपने हिसाब से इसको चूज किया। एट द सेम टाइम जो है टैक्सेस जो है वो अब नेशनल टैक्सेस बन गए। नेशनल टैक्सेशन का मतलब है अब हर एक को इख्तियार नहीं है वो अपने हिसाब से टैक्स लगाए, बल्कि जो अब किंग डिसाइड करेगा किस चीज पर टैक्स लगना है किस पर नहीं लगना है, ये सारा अब किंग डिसाइड करेगा। तो ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं ना, बेसिकली इट सिग्निफाइज ए थिंग दैट किंग वाज हैविंग नाउ द एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। अब किंग अपनी जो है अथॉरिटी को बढ़ा रहा है और एट द मीन टाइम जो बाकी जो उसके साथ साथ नोबल्स थे या दूसरे अपर क्लासेस थे, उनकी जो अथॉरिटी है वो किंग के सामने खत्म हो रही है। नाउ दिस वाज पॉसिबल बिकॉज टू फैक्टर्स, इसके पीछे जो है दो फैक्टर्स जो थे रेस्पॉन्सिबल थे जो किंग का पावर में आना या किंग का यहाँ पर स्ट्रांग होना, इसके पीछे दो स्ट्रांग रीजंस थे। एक यहाँ पर आपको ये जो याद रखना है, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। ये जो फ्यूडल सिस्टम जो था ना उसका डिक्लाइन होना, इसकी वजह से ही हम देखते हैं किंग जो है
उसका राइज हो जाता है। और दूसरा जो है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन हमने 14th सेंचुरी क्राइसिस में देखा था। वो जो है ये दो रीजंस थे, किंग की अथॉरिटी जो है वो अब फिर से एस्टैब्लिश हो रही। किंग इससे पहले भी पावरफुल था, लेकिन पावर्स जो थे वो डिवाइडेड थे। वो पावर जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स अपने हिसाब से फिर एग्जीक्यूट करते थे। जैसे मैंने कहा था, दे वर हैविंग द जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स, जो नीचे जो फ्यूडल लॉर्ड्स देखते थे। और दे वर नॉट अ काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबल इन अ सेंस टू किंग, क्योंकि वहां पर ज्यादा जो है फ्यूडलिज्म में यही जो है किंग वॉज अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन दीज फ्यूडल लॉर्ड्स। नाउ ये डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो है यहां पर स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये जो है ना, दिस वाज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द किंग टू एनकैश इट। टू कैश इट हम कह सकते हैं कि किंग के पास ये अच्छा मौका था कि अपनी अथॉरिटी को बिठाना, अपनी अथॉरिटी को यहां पर एस्टैब्लिश करना। तो इस वजह से किंग ने ये जो उस वक्त के किंग से मेरा मतलब है जो भी उस वक्त मोनार्कीज थी, जो भी उस वक्त हेड ऑफ द स्टेट थे, जैसे अगर हम फ्रांस की बात करें या दूसरे इंग्लैंड की बात करें या दूसरे जो स्पेन है या ऑस्ट्रिया है, वहां पर जो भी रीजन्स थे वहां पर अपने अपने किंग थे ना उनके, तो उनमें हम देखते हैं वो अब एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपनी ये जो उनका है अपना सपोर्ट। अब कौन से किंग थे, अगर हम यहाँ पर उनके अगर मैं आपको नाम बता सकूं, तो अगर आप देखो यहाँ हम देख रहे हैं जो किंग उस वक्त थे वो यहाँ पर मेजरली लुइस 11 हम फ्रांस में देख रहे हैं, मोनार्क एज जो हम पावर एजर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसी तरह से इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड में हम हेनरी 7 देखते हैं, वो इस टाइम पे हम देखते हैं इसको पावर को एजर्ट करते हैं। इसी तरह से फर्डिनेंड स्पेन में और मैक्सिमिलियन ऑस्ट्रिया में। तो ये जो रीजन्स हैं यहाँ पर हम देखते हैं ज़्यादा जो है ये एग्जर्ट कर रहे हैं, पावर अपने पास ले रहे हैं। नाउ ये चीज हम देख रहे हैं, किंग के पास अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर। नाउ दे इंट्रोड्यूस द प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री। अब ये जो है इससे पहले की जो आर्मी होती थी वो नाइट्स और उसके साथ साथ जो फ्यूडल लिव्स पर मुश्तमिल थी, लेकिन यहाँ पर किंग जो है वो अपनी अब जो ट्रेन्ड आर्मी है वो इंट्रोड्यूस प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री। इन्फेंट्री जो है फुट सोल्जर्स को कहते हैं। तो ये अब अपनी आर्मी, अपनी फुट सोल्जर्स को है यहाँ पर अब उनको रिक्रूट कर रहे हैं, और वो जो है दूसरी काइंड ऑफ जो आर्मीज थी अब वो डायरेक्टली किंग के अंडर आ रही है। तो पहली बात ये। दूसरा है कि उनमें भी हम देखते हैं उनमें सीज आर्टिलरी जो उस वक्त के वेपन्स थे वो उनको वो मुहैया कराता है, चाहे गन्स हो, सीज आर्टिलरी हो, एंड दे ऑल वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ए किंग। तो ये सब चीजें जो है ये सारे किंग के अंडर यहाँ पर थे। तो ये हम देख रहे हैं बेसिकली असल में ये चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वो ये है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कोई गवर्नमेंट है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट, एंड सेकंड इज द डिसेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट, ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। अगर हम इस चीज को देखेंगे, इससे पहले फ्यूडलिज्म में क्या था। फ्यूडलिज्म में हम देखते हैं यहाँ हम किंग को देखते हैं, और किंग जो है उसके अंडर हम देखते हैं ये ऐसे हम देखते हैं ये फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ये फ्यूडल लॉर्ड्स यहाँ पर इनके अंडर है। अब इनके अंडर हम देखते हैं पीजेंट्स हैं। अब इनका कंट्रोल इन पर है, और ये जो है यहाँ पर किंग जो है डायरेक्टली हम देखते हैं सारा कंट्रोल खुद पर नहीं ले रहे हैं। अब ये जो है यहाँ पर इसको हम कहते हैं जहाँ पर किंग जो है इनको शेयर कर रहा है, अपने पावर्स शेयर कर रहा है, वर्किंग शेयर्ड हिज पावर, इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइज काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट, जहां पर डिसेंट्रलाइज है, किंग ने इनको पावर्स दिए हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर रूल कर सकते हो, और आपको ये अथॉरिटी है, आप वहां पर कुछ लिमिटेड सेंस में जो भी किंग उनको देगा वहां पर आपको ये कर सकते हो। तो यहाँ पर किंग जो है उसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइज। जैसे हम देखते हैं कोई एम्पायर थी जो बहुत बड़ी वास्ट एम्पायर थी, जैसे अगर गुप्ताज की बात करें या ऐसे ही मौर्यंस की बात करें, तो मौर्यन एम्पायर में जो फार फ्लंग एरियाज थे, जैसे अगर हम
पाटलिपुत्रा की बात करें, वहाँ से अगर दूर हम महाराष्ट्र के किसी रीजन में जहाँ पर कंट्रोल था मौर्यन एम्पायर का, वहाँ पर क्या सेम कंट्रोल था मौर्यन किंग का जो पाटलिपुत्रा में था? हम कह सकते हैं नहीं, क्योंकि वहाँ पर किंग खुद मौजूद थे, उसकी आर्मी खुद मौजूद थी, तो जो भी रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो खुद वहाँ पर किंग देख रहा था। लेकिन जो दूर एरियाज होते थे वहाँ पर जो है लोकल रूलर्स या लोकल जो है जो वहाँ पर गवर्नर्स भेजे गए थे वो अपने हिसाब से रूल कर रहे थे, थोड़ा सा वो एंजॉय कर रहे थे ऑटोनॉमी और अपने हिसाब से रूल कर रहे थे। सेम यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले जब फ्यूडल सिस्टम में बात करते हैं वो डिसेंट्रलाइज थे, किंग ने डिवाइड की थी अथॉरिटी। नाउ ये जो सेंट्रलाइजेशन हो रही है, अब सेंट्रलाइजेशन किसको कहेंगे? सेंट्रलाइजेशन में हम देखते हैं किंग जो है यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर एक्वायर करेगा, एब्सोल्यूट पावर। अब एब्सोल्यूट पावर में इनके पावर्स कुछ नहीं, जिस तरह से किंग अब डिक्टेट करेगा इनको उसी तरह से एक्ट करना है। तो यहाँ पर सारा जो है किंग के अंडर रहेगा या सारा जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उसके अंडर रहेगा, और जो है जो गवर्नर्स होंगे या जो उनके मुशीर होंगे जो दूसरे रीजन्स को वहाँ रूल कर रहे हैं उन पर उतना हम देख सकते उनको उतना ऑटोनॉमी या पावर्स नहीं होंगे। तो दिस इज बेसिकली द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो यही प्रोसेस हो रही थी इसी यूरोप के रीजन में जहां पर हम देखते हैं सेंट्रलाइज्ड पावर यहाँ पर आ रहा है। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, बट दिस डिड नॉट ऑकर विदाउट द रेजिस्टेंस फ्रॉम एरिस्टोक्रेसी। अब यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन में किन के पावर्स कम हो रहे थे? सेंट्रलाइजेशन में पावर्स हो रहे थे कम, ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था या नोबल क्लास था या इससे पहले जिनको हम फ्यूडल लॉर्ड्स भी कहते थे उनकी पावर कम हो रही थी। अब उन्होंने उनको लगा था कि हमारे पावर्स अब कम होंगे, इस वजह से उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए। अब उन्होंने प्रोटेस्ट करने के बाद उनको लगा था कि शायद हम अपने लिए कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक टैक्टिकल शिफ्ट यहां पर किया। नोबिलिटी मैनेज्ड ए टैक्टिकल शिफ्ट इन ऑर्डर टू एंश्योर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए हम देखते हैं इन्होंने कुछ चेंजेस लाई है और कुछ शिफ्ट्स किए हैं अपनी आइडियोलॉजी में। उन्होंने सोचा कि अगर हम किंग के खिलाफ जाएंगे, किंग इस वक्त एब्सोल्यूट अथॉरिटी एक्वायर कर रहा है, लोग भी उसके साथ है, तो इस वजह से अगर हम किंग के खिलाफ जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। बेहतर है, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं यपर, वो कहते हैं यपर नाव तपर, यपर वाव तपर छनाव, ऐसा ही कुछ है, वाव वुछत नाव त्रावन वना शायद। तो ये जो है ना, इनको भी लगा था अगर हम किंग के खिलाफ जाएंगे तो हमारी खैर नहीं, इससे बेहतर है कि हम किंग के साथ ही रहें, उसी का माने, उसी के अंडर काम करें। तो इन्होंने भी एक टैक्टिकल शिफ्ट यहाँ पर अपनाया और किंग के साथ आ गए, और उसी में हम देखते विद द पैसेज ऑफ टाइम किंग ने इन पर भरोसा किया और उनको फिर से पावर्स जो है ब्यूरोक्रेसी में दिए गए। अब ये उस तरह से नहीं था जो इससे पहले फ्यूडल सिस्टम था, लेकिन इनको पावर्स दिए गए थे, चाहे कोई रीजन दिया गया हो एज गवर्नर काम करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग किसी जगह आप जाते हो, तो इस तरह से इनको पावर्स दिए गए। नाउ लेटर इसको हम कह सकते हैं रॉयल एब्सोल्यूटिज्म। अब इसी को हम ये जो है ना मॉडर्न कहा जाता है फ्यूडल सिस्टम। ये फ्यूडल सिस्टम की ही तरह काम अब थोड़ा सा हम देखते हैं, उसमें जो डिफरेंट चीजें हैं फ्यूडल सिस्टम में भी कुछ चीजें आई हैं। रॉयल एब्सोल्यूटिज्म इसलिए कह रहे हैं कि अब किंग जो है वो परमानेंट जो है कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके अंडर जो काम करने वाले वो फिर से वही एरिस्टोक्रेटिक क्लास आ गया जो इससे पहले था। उनको परमानेंट पोजीशंस दी गई थी जो वो अपनी रीजन्स में कर रहे थे, अपने रीजन्स में काम कर रहे थे। तो यहाँ हम देखते हैं असल मेन पॉइंट जो है पॉलिटिकल स्फीयर में जो चेंजेस आ रही है, नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो अब 16th सेंचुरी में आ रहा है। अब 16th सेंचुरी में लोग जो है अपने लिए एक अलग टेरिटरी ढूंढ रहे हैं, लोग जो है अपना एक अलग कॉन्शियसनेस उनका पैदा हो गया कि हमारी टेरिटरी कौन सी है, हमें अपने शेयर्ड बिलीफ्स हैं, हमारे अपने लोग हैं, उसमें रहेंगे अलग से। तो ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। अब अगर हम यहाँ हम देखेंगे फ्रांस एंड यूरोप में हम देखेंगे, वहाँ पर ये जो मोनार्की या ये जो हम देखते हैं चेंजेस जो आ रही थी वो कल्मिनेट कहाँ होती है फाइनली, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे जो उनका कल्मिनेशन जो है कहाँ पर होता है, वो फाइनली कहाँ तक पहुँच जाती है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। इसमें आपको सिर्फ ये पॉलिटिकल चेंजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स के रीजंस यहाँ पर याद रखने हैं। नाउ अगर हम बात करें फ्रांस एंड इंग्लैंड की, तो फ्रांस को हम देखते हैं।
तो फ्रांस में हम 16th सेंचुरी में हम देखते हैं कुछ रूलर्स इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे अगर हम बात करें लुइस 13 जो है ये यहाँ पर आते हैं। तो लुइस 13 जो है ये फ्रांस में 1614 में एक काम करते हैं, ये हम उसको कहते हैं फ्रेंच कंसल्टेटिव कमेटी। फ्रेंच कंसल्टेटिव कमेटी। अब ये जो फ्रेंच कंसल्टेटिव कमेटी है ना, आपने अगर इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा हो, आपको पता होगा कि ये जो है ना 3 एस्टेट्स का नाम था बेसिकली। वहां पर जो उसका पार्लियामेंट था काइंड ऑफ, जहां पर ये लोग मिलते थे और वहां पर कोई भी अगर चेंज लाने की, वहां पर फ्रांस में कोई चेंज लाना हो, कोई टैक्स इंपोज करना हो, कोई दूसरी चेंज लाए, तो ये जो है यहाँ पर ये 3 इन्होंने बनाई थी, फ्रेंच कंसल्टेटिव कमेटी बनाई थी। तो इसमें जो है 3 हाउसेज थे, 3 हाउसेज थे इसमें। तो उन हाउसेज में हम देखते हैं पहला हाउस किसका था, वही क्लर्जी का, दूसरा नोबिलिटी का, तीसरा जो है हम कह सकते हैं रेस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो। ये 3 कोई भी काम करना होता था तो ये जो है इन तीनों को कंसिडरेशन में लेकर हम कोई टैक्स या कोई दूसरा लॉ जो है, कोई चेंज जो है वो ला सकते थे। अब ये चेंज जो है ना ये तब लाई जा सकती थी जब ये तीनों मुत्तफिक हो इस पे। अब फ्रेंच कंसल्टेटिव कमेटी जो है ना ये फ्रांस में बनाई गई थी। लुइस जो है ये अभी छोटे ही थे, लुइस 13। अब इन्होंने ये बनाई थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं इनके पीरियड के बाद इट वाज नॉट समन्ड। ये हम देखते हैं इसको कभी उसके बाद लगभग 200 ईयर्स 200 साल तक इसको नहीं, इट वॉज नॉट समन्ड। ये जो है इसको समन नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे जो ये एक रीजन इंपॉर्टेंट है कि किंग जो है अपना पावर शेयर नहीं करना चाहता था। किंग डिड नॉट वांट टू शेयर हिज पावर विद रेस्ट ऑफ द जो मेंबर्स थे उनके पास, वो उनसे पावर शेयर नहीं कर, उनको जो मन मर्जी होती थी वो वहां पर करते थे। अब एक टाइम पे अब देखो ह्यूमन एवोल्यूशन या ह्यूमन माइंड का जो एवोल्यूशन है वो किस तरह होता है। एक टाइम पे उनको लगा था फ्यूडल सिस्टम ठीक है तो फ्यूडल सिस्टम में गए, उसके बाद उनको लगा नहीं फ्यूडल सिस्टम ठीक नहीं है, मोनार्की ठीक है, किंग इज द डिफेंडर। अब किंगशिप मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गए, लेकिन लेटर पीरियड में अब किंग जो है एजर्ट कर रहा है। अब जो किंग जो है उसने सारी वेल्थ, सारे लग्जरीज वो खुद के लिए रखे और लोग जो हैं वो अब किंग के खिलाफ भी हो गए। अब उनको लगा कि ये जो है मोनार्किकल काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी हमारे लिए ठीक नहीं, तो उसके बाद वो कुछ और ढूंढने लगे। अब वो जो है ना, दिस इज द प्रोसेस टू दिस, हम कह सकते हैं रिपब्लिकन काइंड ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी जो आई है, ये एक साथ नहीं आई बल्कि प्रोसेस, हर एक चीज को हमने पहले टेस्ट किया है और उसके बाद हम उसने ऑब्जर्व करने के बाद हम किसी अच्छे चीज तक पहुंचे हैं। तो यहां हम देख रहे हैं जो 200 ईयर्स तक अब देख रहे हैं कि ये जो कंसल्टेटिव कमेटी थी उसको नहीं बुलाया गया। कोई भी चेंज होती थी, कोई भी लॉ होता था, किंग खुद से वो कर देता था, उसको किसी से पूछने की जरूरत। लेकिन ये जो प्रेशर था या जो लोगों में जो रिजेंटमेंट था वो बढ़ने लगा किंग के खिलाफ। अब वो किंग को समझने लगे एज एन एविल फिगर। अब वो किंग को समझने लगे कि किंग अब हम जो काम कर रहे हैं, हम जो इस वक्त सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई कदर ही नहीं है। अब ये जो फ्रेंच है ना, अब ये लोग जो हैं ये अब गैदर हुए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट्स दोज हु वर एग्रीकल्चरिस्ट या पीजेंट्स और वी कैन से द लेबरर्स और आर्टिस्ट्स जो थे वहां पर, जो इसको सपोर्ट कर रहे थे या किंग को डिथ्रोन करने की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर विद टाइम हम देखते हैं लोग जो है उनमें रिजेंटमेंट बढ़ जाता है। फाइनली हम देखते हैं 1789 में क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए होता है हम देखते हैं क्योंकि लोगों में रिजेंटमेंट बहुत होता है और जो है लोग जो है अब इनको और बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद लुइस 16 उस वक्त होते हैं जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको मारा जाता है और उसके बाद फ्रांस जो है रिपब्लिक बन जाता है। तो ये प्रोसेस थी फ्रांस की, फ्रॉम बीइंग ए फ्यूडल स्टेट देन ए मोनार्की देन बीइंग ए रिपब्लिक। तो हमने फ्रांस को यहाँ पर इस चीज में देखा। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंग्लैंड, अगर हम यहाँ पर इंग्लैंड की भी बात करें तो इंग्लैंड की थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है। इंग्लैंड में हम देखते हैं, जब मैंने कहा था शायद 5th 6th सेंचुरी में कौन आए थे इंग्लैंड को बसाने के लिए,
इंग्लैंड में जो 2 जर्मैनिक ट्राइब्स आए थे इंग्लैंड में, 2 इंपॉर्टेंट जिनको हम एंगल्स एंड सेक्शंस। ये जो एंगल्स एंड सेक्शंस थे, ये हम देखते हैं इनका एक ग्रेट काउंसिल होता था। तो ये जो ग्रेट काउंसिल इनका होता था, यहाँ पर ये जो होते थे, ये भी उसी तरह से एक तरीका था जहां पर किंग जो है कोई भी टैक्स इंपोज करने, कोई भी लॉ लाना है, कोई भी चेंज लानी है सोसाइटी में, तो उनको उससे पहले जो है कंसल्ट करना होता था लोगों को, उनको कंसल्ट करना होता था लोगों को बिफोर इम्पोजिंग एनी लॉ। तो ये जो एंगल एंड सेक्स, इनका एक ग्रेट काउंसिल था जो वहां पर, जिसको हम पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। अब यही जो है ना लेटर पीरियड में हम कह सकते हैं इसी को, यही पार्लियामेंट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये पार्लियामेंट जो है, जब ये पार्लियामेंट की शक्ल इख्तियार करी, तो यहाँ पर 2 हाउसेस बन जाते हैं। इसी पार्लियामेंट में हम देखते हैं जो ये एंगल्स एंड सेक्शंस ने एक ग्रेट काउंसिल बनाई थी, उसमें जो है कोई भी लॉ लाना होता था या टैक्स इंपोज करना होता तो किंग को पहले असिस्ट करना होता था, या किंग को पहले लोगों से बात करनी होती थी, या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और ये जो है इसी में से 2 हाउसेस बने हैं लेटर पीरियड में। हम देखते हैं जो इंग्लैंड में आज भी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आपको यूजुअली समझ आ रहा होगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन आ रहे हैं, जो लॉर्ड्स थे, जो वहां पर एरिस्टोक्रेटिक क्लास था। और हाउस ऑफ कॉमन्स में हम देखते हैं जो कॉमन पीपल थे, जो वहां पर कॉमन मैसेस थे। तो ये थे। लेकिन किंग चार्ल्स जो है, किंग चार्ल्स की अगर हम बात करें, ये उस वक्त हम देखते हैं डोमिनेंट है, 1629 से 40 तक के रूल करते हैं। ये जो है ही डिड द सेम थिंग, डिडंट कॉल पार्लियामेंट, ये भी पार्लियामेंट को इन्होंने कॉल नहीं किया। अब इन्होंने बनाए थे, ये पार्लियामेंट बनाए थे, पार्लियामेंट का काम होता था लॉ में, अगर हम लॉ मेकिंग करते हैं तो लोगों की भी कंसेंट ली जाए, तो यहाँ पर वैसा नहीं था। इन्होंने भी 11 साल रूल किया, लेकिन कभी भी इन्होंने पार्लियामेंट जो है उनको नहीं चलाया। पार्लियामेंट को हम देखते हैं पावर्स जो थे वो खुद ही अपने अंदर वेस्ट किए। अब यहाँ लोगों में इसके खिलाफ भी रिजेंटमेंट आ गया, लोग इसको भी अब डिसलाइक करने लगे, और फाइनली जो है इसको भी यहाँ पर डिथ्रोन किया जाता है और उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। किंग चार्ल्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूटेड। अब किंग चार्ल्स को एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखते हैं ये जो है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती थी। रिपब्लिकन, ये जो इंग्लैंड है रिपब्लिकन गवर्नमेंट उन्होंने लाई। लेकिन ये जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट है ये अब कुछ टाइम के लिए चली, लेकिन उसके बाद फिर से इसका डिक्लाइन हो गया और फिर से हम देखते हैं ये मोनार्की की तरफ चला गया इंग्लैंड। तो मोनार्की में हम देखते हैं लेटर पीरियड्स में हम देखते हैं मोनार्की का फिर से खात्मा, लेकिन वो जो मोनार्की फिर लेटर पीरियड में बनी उसको हम आज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम में आज भी है। अब अगर आज देखोगे यूके की बात करें, जहां पर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड जो है ना, ये जो कंट्रीज हैं, इसमें एक हेड जो है उसका नाम, अगर हम मोनार्की यहाँ पर आज भी है जो कि, लेकिन वो नॉमिनल है, वो डिफैक्टो नहीं है, उनमें वो पावर्स नहीं है। अब ये जो आज अगर हम देखें इंग्लैंड की मोनार्क आज भी है, जिसको हम आज जो है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है आज, ये मोनार्क, करंट मोनार्क है इंग्लैंड की। लेकिन इसके पास वो पावर्स नहीं, अगर कोई लॉ बनता है तो इनका कंसेंट लिया जाता है, लेकिन जो है एक्चुअल गवर्नमेंट, डिफैक्टो रूलर जिसके पास पावर्स है, वो आज डिफरेंट है। वो जो इलेक्टेड है उनका नाम है बोरिस जॉनसन, आपने नाम सुना होगा। तो ये बोरिस जॉनसन जो है एक्चुअल इसको इलेक्ट किया गया है थ्रू जो हम कह सकते हैं इलेक्शंस या दूसरी चीजें जो वहां पर है। तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और ये जो है इसको हम इंग्लैंड में या यूके में आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखते हैं। ये दो हमने देखी हैं पॉलिटिकल चेंजेस जो हुई हैं इंग्लैंड एंड फ्रांस में। अब दिस
आई थिंक देयर विल बी वन मोर लेक्चर ऑन दिस, और उसके बाद हम ये जो यूनिट है 3 ऑर्डर्स का ये ख़त्म होने जा रहा है। अब इस यूनिट में हम डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म पर जो डिबेट है उसमें हम कुछ हिस्टोरियंस की विव्स को देखेंगे, क्योंकि वो अलग से एक टॉपिक है, उस पर डिबेट किया जाए कि क्या क्या रीजंस वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस वेरी थीम 7 जो हम पढ़ रहे थे। सॉरी, शायद थीम 6 है, आई थिंक मैंने शायद आज ये गलत लिखा है। यस, हाँ, वी आर डिस्कसिंग बेसिकली थीम 6। तो थीम 6 का ये बेसिकली लास्ट लेक्चर कल होगा। तो उसके बाद हम थीम 7 जो है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस वो डिस्कस करेंगे। अगर आप इस जो सारे यूनिट में या सारे थीम में आपको कोई कंफ्यूजन और या किसी जगह क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत है, देन यू कैन आस्क। Till then, stay safe and take care of yourself.